नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो टॉपिक थी, एक बड़ा सा टॉपिक था, लेकिन 2-4-5 दिन में लगातार हम लोग उसकी क्लासेस भी किए और उसका सारा क्वेश्चन डिस्कशन भी आपका क्लियर हो गया। कल शाम में 7 बजे उसका क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था और उससे पहले भी हुआ था। तो लगातार 2-3 क्लास क्वेश्चन डिस्कशन का हुआ और क्वेश्चन डिस्कशन क्लास करके वो पूरी कंप्लीट आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। आज ये आपका नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले आपको क्या है, इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये उत्सर्जन तंत्र है क्या, जिसको आप एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है? कल क्लास नहीं हुआ था सर? बिल्कुल हुआ था, कल भी क्लास हुई थी, आज भी क्लास हो रही है। आपकी रेगुलर क्लास चलती है। ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन क्लास नहीं होना रहेगा वो हम आपको बिफोर बता देंगे, पहले ही बता देंगे। ऐसा तो कुछ बताए नहीं थे, इसलिए कल भी क्लास हुई थी, आज भी क्लास हो रही है और कल भी आपकी क्लासेस होगी। एकदम टेंशन नहीं लेना। चला क्लियर? तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। यानी इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उत्सर्जन तंत्र है क्या। तो तंत्र का मतलब, सिस्टम का मतलब तो हम आपको पहले समझाए हुए हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? अंगों का समूह। अंगों का समूह जो है, यानी आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स इज नोन एज सिस्टम। यानी बहुत सारे अंगों का ग्रुप जो हमारी बॉडी में है, उस अंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है? उन अंगों के समूह को ही तंत्र कहा जाता है। लेकिन कैसे अंगों का समूह जो उत्सर्जन का कार्य करता है, जो एक्सक्रेटरी का कार्य करता है। और उत्सर्जन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का आपके बॉडी से बाहर निकलना। कोई भी एनीबॉडी पदार्थ जो आपके बॉडी में हानिकारक पदार्थ के रूप में है, जिसको आपके बॉडी से बाहर निकलने की आवश्यकता है, या फिर यूजेबल पदार्थ भी है लेकिन वो जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी में है और उस पदार्थ को आपके बॉडी से बाहर निकलने की आवश्यकता है, तो वैसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं? आपके बॉडी में एक सिस्टम जनरेट है, आपके बॉडी में कुछ अंगों का एक ग्रुप है और उस अंगों के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया कि हमारे बॉडी में कुछ वैसे अंगों का समूह है, जिन अंगों के समूह के माध्यम से जो हमारी बॉडी से हानिकारक पदार्थ है या जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता होती है, या फिर उस अवशिष्ट पदार्थ को आपके बॉडी से बाहर जाने की आवश्यकता होती है। तो उस तंत्र को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर, हमारे बॉडी में वो कौन सा ऐसा अंग है जिसको बॉडी से बाहर निकलना है या जिसका उत्सर्जन आपके लिए जरूरी है? तो इसमें आता है सबसे जो मेन है, उस मेन में किडनी का नाम आता है। किसका नाम आता है? आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, एक जोड़ा। ये एक जोड़ा क्या है? ये आपकी किडनी है। और ये किडनी क्या है? यह सबसे प्रमुख या सबसे मुख्य रूप से आपका उत्सर्जन तंत्र है। क्योंकि एग्जाम में यह सवाल पूछेगा उत्सर्जन क्या है, ये तो समझ गए कि आपके बॉडी से जो हानिकारक पदार्थ है या जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसको बॉडी से बाहर निकलना है। लेकिन उसको बाहर निकालने में आपका सपोर्ट कौन करता है? तो उसमें किडनी का नाम आता है। यानी किडनी जो है वो सबसे प्रमुख उत्सर्जन तंत्र है। इसके अलावे आपके उत्सर्जन तंत्र में जैसे 1 नंबर में किडनी का नाम आ गया, इसके अलावे त्वचा का भी नाम आता है, इसके अलावे यकृत का भी नाम आता है, इसके अलावे फेफड़ा का भी नाम आता है और बड़ी आंत का भी नाम आता है। यानी समझिए आपकी बॉडी में टोटल 5 ऐसा अंग है जिन अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी किसी अभिजीव जंतु में या खास करके मानव के जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, जो भोज्य पदार्थ में पाचन के दौरान जो अपशिष्ट बच जाता है या एक्स्ट्रा गैसेस जो आपकी बॉडी में रहती है, या एक्स्ट्रा वाटर या ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया या यूरिया, जिसको आपके बॉडी से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, उस अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। और उत्सर्जन तंत्र में कितना नाम आ गया?
5 नाम आपका आता है। कौन कौन? तो सबसे मेन हो गया आपका किडनी, ये सबसे प्रमुख उत्सर्जी तंत्र है। उसके बाद त्वचा हो गया, उसके बाद लिवर हो गया यानी यकृत हो गया, उसके बाद आपका फेफड़ा हो गया, उसके बाद आपका बड़ी आंत हो गया यानी लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। इतने सारे अंग आपका उत्सर्जन तंत्र में आता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग इस किडनी के बारे में जानेंगे कि किडनी आखिर किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो ध्यान से सुनेंगे, किडनी जो है आपके रक्त को छानने का काम करता है। ये किडनी जो आप देख रहे हैं इसका काम क्या हो गया? रक्त को छानना। किडनी किसका काम करता है? तो किडनी जो है ये रक्त को छानने का काम करता है। ये क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है, क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि रक्त का प्यूरिफिकेशन किसमें होता है। फिगर से पढ़ते हैं तो अच्छा से याद हो जाता है। चलिए फिगर लाने का प्रयास कीजिए। चोट्टा ऐसा तक आज तक ऐसा टॉपिक पढ़ाए हैं जे टॉपिक में फिगर नहीं दिए हैं। बुढ़वा का फिगर नहीं दिख रहा तेरा बोर्ड पर, कुछ कुछ साफ पागल निश्चित रूप से है। माने फिगर सामने दिख रहा है, अतयो कहता फिगर से पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। कोशिश कीजिए फिगर लाने का। मैंने साफा बुड़बक जकरा कहते हैं, वैसा बुड़बक भी कुछ लड़का है जिसको मैंने दिखता भी नहीं, ऑनलाइन क्लास ले लिया, सामने फिगर दिख रहा था, यो कहता फिगर से प्रयास कीजिए। की कहें क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, हो जाएगा। देखो इस तरह का बात बोलता है ना, चले बहुत दुख होता है, क्या बताए, मन करता है कि मतलब क्या कहें। मैंने सामने फिगर है और इसको समझा रहे हैं, कहता है कि सर फिगर से याद हो जाता है, कोशिश कीजिए फिगर लाने का। ले भी किए फिर कोशिश क्या करना है। चलिए ये सब बात इस तरह का लिखेगा तो कमेंट पर ध्यान। आपको क्या बताए उत्सर्जन, क्या समझ गए कि आपकी बॉडी में जो आप हानिकारक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, क्या हुआ ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया या अन्य पदार्थ अमोनिया हो गया, इन सारे पदार्थों को बॉडी से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। या फिर जो एक्स्ट्रा जल है या ग्लूकोज है या अन्य जो पदार्थ है उसको आपके बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। उसी को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। और सबसे प्रमुख उत्सर्जन तंत्र में किसका नाम आता है? किडनी का नाम आता है। इसके अलावा त्वचा हो गया, इसके अलावा आपका लिवर हो गया या क्या कहते हैं आपका फेफड़ा हो गया या बड़ी आंत हो गया। इस टोटल का टोटल जो है सब ऐसा नहीं है, बिल्कुल से बिल्कुल ये तो सही कर रहा है कि सारे लड़के तो एक जैसा होते नहीं है। चलिए तो क्लियर हो गया। ये पांचों अंग जो है वो आपकी बॉडी के लिए क्या है? उत्सर्जन तंत्र का काम करता है। चलो अब यदि इसमें हम बात करते हैं आपसे कि सर ये उत्सर्जन तंत्र में ये किडनी क्या करता है, तो क्लियर हो गया। ये किडनी हमारे उत्सर्जन तंत्र में क्या करता है? ये उत्सर्जी पदार्थ को या कह सकते रक्त को छानने का काम करता है। क्योंकि यहां पर दो तरह का सवाल होगा। एक सवाल रहता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो आप कहते हैं फेफड़ा में, जो कि हम आपको श्वसन तंत्र में पढ़ा चुके हैं कि रक्त का शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ा में होता है, जबकि रक्त छानने की क्रिया जो है वो कहां संपन्न होती है? किडनी में। रक्त छानने की क्रिया जो है वो किडनी में संपन्न होती है, जबकि रक्त का शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ा में होता है। अब आपका ये किडनी जो होता है इसके माध्यम से रक्त को छाना जाता है। अब इसमें देखिए क्या है कि रक्त को जब ये छानता है तो इसमें एक यूरेटर लगा होता है। ये जो पाइप देखते हैं इस पाइप को क्या कहा जाता है? यूरेटर के नाम से जाना जाता है। इस यूरेटर के माध्यम से वो कहा जाता है मूत्र या यूरिया आपका चलाकर ये ब्लैडर के पास आ जाता है और ब्लैडर के माध्यम से ये आपकी बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हो गया। यकृत जो है सॉरी ये लिवर क्या बोलते हैं किडनी जो है ये किडनी किसका उत्सर्जन करने का काम करेगा? तो आपका किडनी जो है ये मूत्र का उत्सर्जन करता है, ये आपके रक्त को छानने का काम करता है, मूत्र के माध्यम से यूरिया को आपकी बॉडी से बाहर करता है। अतः ये किडनी का सबसे प्रमुख काम हो गया। अब उत्सर्जी पदार्थ में किसका नाम आ गया? उसका भी नाम सुन गए। अब है कि अलग अलग जीवों का उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य के बारे में बोले तो मनुष्य के उत्सर्जन पदार्थ में किसका नाम आ गया? मूत्र का नाम आ गया, यूरिया का नाम आ गया, जो कि किडनी उत्सर्जन करता है। अब त्वचा की आपसे बात करेंगे कि सर त्वचा किसका उत्सर्जन करेगा? तो त्वचा पसीना का उत्सर्जन करता है। जब यकृत का बात करेंगे, लिवर किसका उत्सर्जन करेगा? तो ये यूरिया का भी उत्सर्जन करता है और बाइल पिगमेंट का भी उत्सर्जन करता है। फेफड़ा का बात करेंगे तो ये
कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है या जलवाष्प का उत्सर्जन करता है? बड़ी आंत की बात करेंगे तो ये जितने भी आपके हैवी मटेरियल्स हैं या अवशिष्ट पदार्थ आपकी बॉडी में अंदर में है, उसके उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? बड़ी आंत करता है। तो जितना भी उत्सर्जन तंत्र का आपका पार्ट्स है, इन सारे तंत्र का काम हो गया आपके बॉडी से विभिन्न पदार्थों का उत्सर्जन करना। तो अभी हम आपको जो समझाए आप यहां पर देख सकते हैं, वो सारी बातें क्या है यहां पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि अंगों का वैसा समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को क्या करता है? उत्सर्जन करने का काम करता है। अंगों का वैसा समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ का क्या है? उत्सर्जन करने का काम करता है, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। उस अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र। जो कि टॉपिक के नाम से ही हम आपको समझा दिए थे कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिस पदार्थ को आपके बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। जैसे बोले थे एक्स्ट्रा जल हो गया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, जलवाष्प हो गया, या अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इन बाइल पिगमेंट हो गया, यूरिक एसिड हो गया। इन सारे पदार्थ को आपके बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है और इसके निकालने के लिए जो अंग उत्तरदायी है उस अंग को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और उत्सर्जन तंत्र में कितना नाम आया था? तो अभी हम आपको बताए थे कि उत्सर्जन तंत्र में टोटल 5 नाम आया और वो वही 5 नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन? नहीं याद रहे तो डायरी में लिख लीजिए, जरूर आप इसको याद रखिएगा। इस 5 अंग में एक आपका किडनी हो गया, दूसरा त्वचा हो गया, तीसरा लीवर हो गया, चौथा फेफड़ा हो गया और 5वां लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत हो गया। ये 5 अंगों का समूह जो है, इन 5 अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। इन 5 अंगों का ग्रुप जो है, इन 5 अंगों का समूह जो है, इसी को उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो यह आपका क्लियर हो गया। इसमें 5 अंगों की आवश्यकता होती है। कहता है कि शरीर में दैनिक कार्यों के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ, नहीं बताए थे कि दैनिक क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, या यूरिक एसिड हो गया, इन सारे पदार्थ, या बिलिरुबिन पिगमेंट हो गया, इन सारे पदार्थ को क्या है? आपके बॉडी से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। पहले भी हम समझा चुके थे कि बहुत सारे पदार्थ जो आपके बॉडी में जरूरी है। रीजनिंग क्लास क्यों नहीं हो रहा है आज? रीजनिंग वाले सर का थोड़ा सा नहीं स्टोन हो गया था, तो वही प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो क्लास नहीं ले रहे हैं। 2-4 दिन में वो क्लास कंटिन्यू कर देंगे। कॉलिंग टीम को फोन करके आप ये बात पूछ सकते हैं, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला कि वो कब से क्लास लेंगे। हमको लगता है 2-4 दिन में वो क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि उत्सर्जन तंत्र क्या है और किस पदार्थ का उत्सर्जन होगा। तो जो हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर में है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे यूरिया हो, या यूरिक एसिड हो, या बिलिरुबिन पिगमेंट हो, इन सारे पदार्थों का हमारे बॉडी से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। और इन पदार्थों को जो हमारी बॉडी से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। और इसको निकालने के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है, उस अंगों को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जिसमें 5 नाम बताए। एक बताए किडनी, दूसरा त्वचा, तीसरा फेफड़ा, चौथा यकृत और 5वां बताए बड़ी आंत। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये 5 का 5 नाम क्या होगा? इजिली वे में आपको याद हो गया होगा। एकदम पूरी उम्मीद आपसे मेरी है कि ये 5 का 5 जो है आपको आराम से क्या हो गया? आपको याद हो गया होगा। क्लियर? अब यदि हम आपसे बात करते हैं कि दैनिक कार्यों के दौरान कभी कभी क्या होता है कि शरीर में कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ नहीं बताए, पानी हो गया, या ग्लूकोज हो गया, या नमक हो गया, ये एक्स्ट्रा पदार्थ आपके बॉडी में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, जिसकी आवश्यकता आपके बॉडी को नहीं है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करते हैं? इन पदार्थों को आपके बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पानी आप ज्यादा पी लेंगे, तो पानी जब ज्यादा पी लेंगे तो जितना यूज हमारे बॉडी में पानी का है उतना तो यूज होगा, लेकिन जिसका यूज आपके बॉडी में नहीं है वो तो आपके बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अतः नमक हो गया, या जल हो गया, या ग्लूकोज हो गया, इसको आपके बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। और उसी उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से यह आपके बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब क्या है कि उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को एक समान बनाए रखता है, इसलिए इसको क्या कहा जानते हैं? इसको होमियोस्टेसिस के नाम से यानी समस्थिति के नाम से जाना जाता है। यानी ये उत्सर्जन तंत्र क्या करता है? वो आपके बॉडी में क्या होता है? आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा पदार्थ रहता है, उस एक्स्ट्रा पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को क्या किया जाता है? हमेशा एक समान बनाए रखा है। यह उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से आपके बॉडी में जो आंतरिक पार्ट्स है उसको हमेशा एक जैसा बनाए रखता है,
एक समान बने रखता है, उसी को आप क्या कहते हैं, समस्थैतिकी के नाम से, इसी को हम लोग होम्योस्टैटिस के नाम से जानते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं, कहिएगा ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। नहीं, मन में सवाल आएगा कि सर ये ऑस्मोरेगुलेशन है, ये ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है वाटर साल्ट बैलेंस, यानी आपकी बॉडी में आपका जो किडनी है, किडनी की संख्या कितना होता है बाबू, एक जोड़ा। वहां पर हम फिगर से आपको दिखा चुके थे, एगो किडनी दाएं भाग में था और एगो किडनी क्या था, बाएं भाग में था। तो आपके बॉडी में दाएं भाग में और बाएं भाग में जो दो किडनी था, उस किडनी का मेन काम होता है आपके बॉडी में क्या करता है, वाटर को और साल्ट को, यानी नमक को और पानी के बैलेंस को वो बना के रखने का काम करता है। अतः आपके शरीर में जो वाटर और साल्ट का बैलेंस बना के रखता है, उसी को ऑस्मोरेगुलेशन के नाम से या वाटर साल्ट बैलेंस के नाम से जानते हैं। और वाटर साल्ट का बैलेंस आपके बॉडी में कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे, वाटर साल्ट का बैलेंस आपके बॉडी में जो है, ये बैलेंस करने का काम जो है वह किडनी के माध्यम से किया जाता है। स्पष्ट लिखा होगा, जीवों के द्वारा किया गया वह कार्य जिससे शरीर में जल और लवण को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। जो अभी हम आपको डिफिनेशन बताए वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जीवों में होने वाला वैसा कार्य जिससे आपके बॉडी में पानी की मात्रा और लवण की मात्रा, यानी जल की मात्रा और साल्ट की मात्रा बैलेंस रहता है, उसको हम लोग वाटर साल्ट बैलेंस या ऑस्मोरेगुलेशन के नाम से जानते हैं। और आपके बॉडी में इसका बैलेंस बनाता कौन है, ये जो ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया है, इस ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, यह क्रिया संपन्न करवाने में कौन सपोर्ट करता है, तो इसमें एक अंग आपके पूरी बॉडी का है जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। जबकि एक कोशिकीय जीव में, यूनिसेलुलर जीव में क्या होता है, किडनी के माध्यम से वाटर साल्ट बैलेंस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से होता है, संकुचन धमनी के। यदि एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोगों में ऑस्मोरेगुलेशन का जब बात है या वाटर साल्ट बैलेंस का बात है, तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं या जो बड़े बड़े जीव हैं, तो जो बड़े बड़े जीव हैं या स्तनधारी जीव हैं, उसमें जो बैलेंस करने का काम वाटर का हो या जल का हो, उसमें बैलेंस करने का काम जो है वो किडनी के माध्यम से होता है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, उस एक कोशिकीय जीव में वाटर साल्ट बैलेंस जो है वो किसके माध्यम से होता है, तो एक कोशिकीय जीव में वाटर साल्ट बैलेंस जो है, ऑस्मोरेगुलेशन जो है, वो संकुचन धमनी के माध्यम से सपोर्ट होता है। किसके माध्यम से, संकुचन धमनी के माध्यम से वाटर साल्ट बैलेंस जो है वो आपके बॉडी में होता है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है किसी व्यक्ति के शरीर में वाटर साल्ट बैलेंस जो है, यानी पानी और नमक का बैलेंस जो है वह किस अंग के माध्यम से होता है, तो आप बोलेंगे किडनी के माध्यम से होता है, या फिर बोलेगा ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया जो है वह किस माध्यम से संपन्न होती है, ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया जो है वाटर साल्ट बैलेंस के रूप में, या फिर कह सकते हैं किडनी के माध्यम से ऑस्मोरेगुलेशन का नियंत्रण होता है। और एक कोशिकीय जीव की बात करेगा कि वैसा जीव जो यूनिसेलुलर है, जैसे आपका मोनेरा हो गया, या जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, यदि इन सारे जीवों की बात करेगी तो उसमें कैसे होता है ऑस्मोरेगुलेशन, उसमें वाटर साल्ट बैलेंस कैसे होता है, तो संकुचन धमनी के सहारे होता है। किसके माध्यम से होता है, तो संकुचन धमनी के माध्यम से होता है। अब उत्सर्जित पदार्थ की बात करेंगे तो ये क्लियर हो गया कि हम लोगों के बॉडी में जो उत्सर्जित पदार्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है, यूरिया का नाम आता है, पसीना का नाम आता है, लवण का नाम आता है, अमोनिया का नाम आता है। और अलग अलग जीवों में उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होता है। हम लोगों में उत्सर्जित पदार्थ अलग टाइप का होता है और अलग अलग जीवों में क्या है बाबू, उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि उत्सर्जित पदार्थ जो हम लोगों में होता है वो कौन कौन सा है, फिर एक बार नाम सुनेंगे, जो एक्स्ट्रा जल है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा नमक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर अमोनिया है, या फिर यूरिया है, या फिर यूरिक एसिड है। इन सारे पदार्थ को हमारी बॉडी में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, एक्सट्रैक्टिव मटेरियल के रूप में जाना जाता है। और इन उत्सर्जित पदार्थों में से कुछ हम लोगों के बॉडी से बाहर निकलता है, उसका नाम अभी आपको बताए, और कुछ जो है अन्य अन्य जीवों में उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होता है। जैसे हम आपसे बात करेंगे अलग अलग जीवों में, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलग अलग जीव जंतु में क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ मेरे भाई अलग अलग तरीका का होता है। लेकिन मनुष्य की बात करेगा, किसी स्तनधारी जीव की बात करेगा, पशु पक्षी की बात करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, यदि पशु पक्षी की बात करेगा या स्तनधारी जीव की बात करेगा, ध्यान दो,
यदि आपसे बात करेगा कि सर विभिन्न प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का उत्सर्जन होता है, जैसे कभी मछली के बारे में या अमीबा के बारे में पूछा जाएगा कि मछली और अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, मछली और अमीबा जो है उसमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया रहता है। यानी ये किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का करता है। यदि मेढक की बात करेगा, केचुआ की बात करेगा या किसी भी स्तनधारी जीव की बात करेगा, केचुआ का बात करे, मेढक का बात करे या किसी भी स्तनधारी जीव का बात करे, यानी मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, बकरी हो, हाथी हो, किसी भी स्तनधारी जीव की बात करेगा कि उसमें किस पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो एक लाइन में आप क्या आंसर बोलेंगे, यूरिया का उत्सर्जन होता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। यदि मछली और अमीबा के बारे में पूछा जाए कि मछली और अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या रहता है, तो मछली और अमीबा में उत्सर्जन पदार्थ के रूप में अमोनिया रहता है। मेढक में क्या रहता है, केचुआ में क्या रहता है, गाय में क्या रहता है, भैंस में क्या रहता है, स्तनधारी जीव में क्या रहता है, मनुष्य में क्या रहता है, तब आंसर क्या हो जाएगा, मेन रूप से हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। NH2CO जिसका फॉर्मूला होता है वो यूरिया आपकी बॉडी से उत्सर्जन होता है, और उसके उत्सर्जन के लिए मेन अंग कौन सा है, तो वो आपका किडनी है। अतः किडनी मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्लियर हो गया। अब यदि सरीसृप की बात करेगा, कीट की बात करेगा, पक्षी की बात करेगा कि इन सारे चीजों से किसका उत्सर्जन होता है, तो याद रखिएगा इससे यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है। किससे, सरीसृप का बात करे, पक्षी का बात करे, कीड़ा मकोड़ा का बात करे कि सरीसृप किसका उत्सर्जन करता है, यूरिक एसिड का, कीड़ा मकोड़ा किसका करता है, यूरिक एसिड का, पक्षी किसका करता है, यूरिक एसिड का, स्तनधारी किसका करता है, यूरिया का, मछली किसका करता है, अमोनिया का, अमीबा किसका करता है, अमोनिया का। तो क्लियर हो गया कि अलग अलग जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होता है जिसका उत्सर्जन उस बॉडी से होता है। अब किसी भी स्तनधारी का नाम ले ले, गाय, भैंस, मनुष्य, घोड़ा, बकरी, कुछ भी ले ले, आंसर यूरिया होगा। या फिर कह सकते हैं अब मछली और अमीबा की बात करें तो आंसर अमोनिया होगा कि मछली और अमीबा में उत्सर्जन किससे होता है, तो अमोनिया से होता है। यदि सरीसृप की बात करेंगे, कीट की बात करेंगे, पक्षी की बात करेंगे, तब आंसर क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। पक्षी की बात करेंगे, कीट की बात करेंगे, सरीसृप की बात करेंगे, तब आंसर क्या होगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। मनुष्य में अमोनिया का उत्सर्जन होता है कि नहीं, नहीं, मनुष्य में अमोनिया का उत्सर्जन नहीं होता चेला। मनुष्य में जो घुलित अमोनिया है, अमोनिया यदि आपकी बॉडी में रह जाता है ना, तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिया के रूप में ही आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। यदि पार्टिकुलर सवाल पूछा जाएगा कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, तब आंसर मछली और अमीबा होगा। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो मनुष्य भी होगा या अन्य कोई भी स्तनधारी जीव है, या केचुआ है या मेढक है, वो होगा। यदि यूरिक एसिड की बात करेगा तो उसमें सरीसृप का भी नाम आएगा, उसमें कीड़ा मकोड़ा का भी नाम आएगा और उसमें पक्षी का भी नाम आएगा जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। क्लियर हो गया। अब हम आपसे यदि किडनी की बात करते हैं तो ये क्लियर हो गया। किडनी के बारे में कुछ जानकारी आपको पहले से भी था, हम पहले भी बता चुके हैं। किडनी क्या है, तो किडनी जो है वह एक प्रकार का, किडनी जो है वो एक प्रकार का क्या है, सीम के बीज की तरह संरचना वाला पदार्थ आपके बॉडी के अंदर रहता है, जिसकी संख्या एक जोड़ा यानी 2 होता है। आप ये देख रहे होंगे, ये एक किडनी हो गया और दूसरा किडनी आपका क्या हो गया, ये हो गया। यानी आपके बॉडी में किडनी संख्या कितना होती है, 1 पेयर होता है। 1 पेयर बोले तो कै गो, 1 पेयर बोले तो 2 गो। किडनी संख्या हम लोगों के बॉडी में कितना रहता है, तो हमारे बॉडी में 2 किडनी रहता है, यानी एक जोड़ा किडनी रहता है। और किडनी की आकृति कैसा है, तो सेम के बीज की तरह। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी का आकार कैसा होता है रे मेरे भाई, तो किडनी का आकार सेम के बीज की तरह होता है। और किडनी जो है इसका जो स्ट्रक्चर सेम के बीज की तरह देखता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह किसके कितना होता है। तो याद रखिएगा 11 गुना 5 गुना 3, 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा आपका किडनी होता है। ये डाटा एकदम याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसकी वजह से होता है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 11 गुना 5 गुना 3 होता है। इसका आकृति कैसा होता है, सीम के बीज की तरह होता है और इसकी संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। कभी कभी और इसका काम क्या है, तो एकमात्र काम आप समझ गए, इसका काम है रक्त को छानना। किडनी का सबसे प्रमुख काम क्या हो गया मेरे बाबू,
तो किडनी का सबसे मेन काम हो गया। ये किडनी जो है वो आपके बॉडी में रक्त को छानने का काम करती है, और ये किडनी रक्त को छानकर क्या करती है, मूत्र को अलग करती है, यूरिया को अलग करती है। अतः यहां पर कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछता है कि आपका मूत्र जो आपके बॉडी से बाहर निकलता है उसमें हल्का गंध होता है, तो उस मूत्र में हल्का गंध होने का कारण क्या है, तो आप आंसर अमोनिया बताइएगा। थोड़ी मात्रा में आपके मूत्र में अमोनिया भी रहता है, अतः क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र में थोड़ा गंध का कारण क्या है, तो सीधा जवाब आप क्या देंगे कि मूत्र में गंध का कारण अमोनिया होता है, और थोड़ी सी जलन जो होती है वो यूरिक एसिड के कारण, वो यूरिया या मूत्र आपके ब्लैडर में जब अधिक देर तक रह जाता है तो उसमें एक जलन जैसी आपको एहसास होता होगा, और उस जलन का कारण क्या है, तो उस जलन का कारण जो है वो यूरिक एसिड है। गंध का कारण क्या है, अमोनिया है। और पर डे कितना मूत्र आपके बॉडी से बाहर निकलेगा, तो 1.5 लीटर मूत्र जो है वो पर डे आपके बॉडी से बाहर निकलता है। आगे मूत्र पर हम चर्चा करेंगे, तत्काल आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। इसका आकृति कैसा हो गया, सीम के बीज की तरह, हम लोग सिमने खाते हैं भोज सब्जी में जो रहता है उसी का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही होता है। अतः इसकी आकृति सेम के बीज की तरह हो गया। लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात क्या हो गया, 11 गुना 5 गुना 3 हो गया। इसका कार्य क्या हो गया, रक्त को छानना हो गया। अब आपके किडनी का 2 भाग होता है, एक आप ये बाहर वाला भाग देखते हैं और दूसरा क्या हो गया, अंदर। एक ये वाला पार्ट्स देखते होंगे, इस वाले पार्ट्स को कॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये जो बीच वाला पार्ट्स है इसको मेडुला कहा जाता है। यानी इसका 2 पार्ट्स होता है, एक आपका हो गया, इसका 2 पार्ट्स होता है, एक आपका हो गया कॉर्टेक्स और दूसरा क्या कहलाएगा, दूसरा आपका मेडुला के नाम से जाना जाता है। किडनी का कितना भाग होता है मेरे भाई, किडनी का 2 भाग होता है, एक को कॉर्टेक्स कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। ये अंदर वाला पार्ट्स मेडुला हो गया और ये बाहर वाला पार्ट्स क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। किडनी के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण से घिरा रहता है। ये किडनी जो आपका है इसके चारों ओर एक आवरण लगा रहता है, और किडनी के चारों ओर जो आवरण रहता है इसको कहा जाता है पेरिटोनियम। किडनी के चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि किडनी के चारों तरफ जो एक झिल्ली लगी रहती है जिसको किडनी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, उस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, तो पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। हृदय के चारों ओर जो रहता है उसको पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। फेफड़ा के चारों ओर जो रहता है उसको प्लूरा के नाम से जाना जाता है। ये तीनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होगा, फेफड़ा में। रक्त छनाएगा कहां, किडनी में। क्लियर हो गया, छनाएगा कहां, तो किडनी में, और शुद्धिकरण कहां होगा, तो फेफड़ा में। कोई कंफ्यूजन। उसके बाद किडनी के आवरण को क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है, और हृदय वाला को पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब आपके हृदय में आपके किडनी में जो रक्त छानने की क्रिया संपन्न होती है, इस रक्त को छानने की क्रिया संपन्न करवाने के लिए क्या है कि आपके नेफ्रॉन में क्या होता है, ध्यान दें मेरे बाबू। जैसे ये क्लियर हो गया कि आपका जो है, ये क्लियर हो गया कि आपका जो किडनी होता है, ये किडनी इस तरह की संरचना यानी सीम के बीज की तरह आपके बॉडी में किडनी रहता है। इस किडनी में क्या होता है, इस तरह की लाखों लाख की संरचनाएं हैं, और किडनी के अंदर जो इस तरह की लाखों लाख की संरचना होती है, पता है इसको क्या कहा जाता है, इसको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। NEPHRON, नेफ्रॉन। किडनी के अंदर में जो लाखों लाख की संख्या में इस तरह का जाल रहता है, चालनी की तरह उसमें जो छिद्र वाला जालनुमा संरचना रहता है, उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है बाबू। ये तो क्लियर हो गया था कि किडनी जो है वो रक्त को छानने का काम करता है, लेकिन रक्त छानने की प्रक्रिया का संपादन किसके माध्यम से होता है, तो इसी नेफ्रॉन के माध्यम से होता है। और प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। कई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा है कि प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से 12 लाख होता है। अतः किडनी को, ये नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन को किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो 2 तरह का सवाल हो गया, एक रक्त छानने का क्रिया कौन किया, तो एक रक्त छानने का क्रिया जो है वह किडनी किया। दूसरा सवाल क्या हो गया,
कि रक्त जो किडनी छानने का काम करता है, तो किडनी का वो कौन सा पार्ट है जो ब्लड को छानता है, तो वो नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन की संख्या कितना है, तो 10 से 12 लाख प्रति किडनी, यानी एक एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से 12 लाख पाया जाता है। यदि नेफ्रॉन में कोई परेशानी होती है तो आपने सुना होगा डायलिसिस के लोगों को आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस तरह से किडनी जो है आपके प्रमुख उत्सर्जन अंग में आता है। इसके अलावा 4 गो और अंग है जो उत्सर्जन अंग में आता है। कहेगा कौन कौन, त्वचा जो पसीना का उत्सर्जन करेगा, यूरिया का उत्सर्जन लीवर करेगा, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा करेगा, और हैवी मटेरियल्स का उत्सर्जन बड़ी आंत करेगा। तो ये चारों अंग सहायक उत्सर्जी अंग है जो आपके बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है। ये सारी बात हम आपसे उम्मीद करते हैं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग में हम आपको बताए कि मेन जो उत्सर्जी अंग आपके बॉडी है उसमें किसका नाम आता है, किडनी का नाम आता है। और किडनी की किसका उत्सर्जन करता है, तो किडनी मूत्र का उत्सर्जन करता है, अर्थात यूरिन का उत्सर्जन करता है, अर्थात वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। आपका किडनी जो है किसका उत्सर्जन करता है, तो आपकी किडनी जो है वो मूत्र का यानी यूरिन का यानी यूरिया का उत्सर्जन करता है। लेकिन आपका त्वचा किसका करेगा, सहायक में 4 नाम बताए थे ना, त्वचा भी बताए थे, लीवर भी बताए थे, फेफड़ा भी, बड़ी आंत भी, जस्ट 2 बार अभी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यहां देखिएगा तो लगेगा 100% दिमाग में घुस गया। ये तरीका जो पढ़ाने का हम आपको दे रहे हैं चला, समझो ये जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है, एकदम नहीं मिलने वाला है। कहेगा काहे मास्टर साहब, क्योंकि हम पहले ही हर चीज को समझा देते हैं, आपके दिमाग में घुसा देते हैं, और जब समझ में आ जाता दिखा देते हैं, देख बाबू सब लिखल है। यकीन मानो कि एक बार तुम घर में जाकर यदि किताब पढ़ लोगे ना तो एकदम समस्या नहीं होगा। अब तुम पढ़वे नहीं करेगा तो उसमें हम की करेंगे, नहीं, लेकिन तुम एक बार भी पढ़ो तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और ये आपके क्लासेस की टाइमिंग जो है पर डे 9 से 10 में ही रहता है। सिर्फ शनिवार और रविवार यदि आपका क्लास रखते हैं तो शनिवार रविवार सिर्फ 7 से 8 शाम में क्लास चलता है, बाद बाकी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस 9 से 10 बजे ही होता है। क्लियर हो गया। तो मेन के बारे में समझ गए, यूरिन का उत्सर्जन होगा, त्वचा किसका उत्सर्जन करेगा, पसीना का, लीवर किसका करे, यूरिया और बाइल पिगमेंट का पहले समझा दिए, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का, और बड़ी आंत क्या करता है, जो हैवी मटेरियल्स आपके बॉडी में है उसका उत्सर्जन करने का काम करता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं कि सबसे पहले हमारी बॉडी में किसका उत्सर्जन होता है, किडनी के माध्यम से मूत्र का उत्सर्जन होता है, यानी यूरिन के माध्यम से यानी यूरिया के माध्यम से होता है, त्वचा के माध्यम से पसीना का उत्सर्जन होता है, लीवर के माध्यम से जो है यूरिक एसिड और यूरिया का उत्सर्जन होता है, फेफड़ा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, उसके बाद आपका बड़ी आंत जो है वह हैवी मटेरियल्स का उत्सर्जन करता है। क्लियर हो गया। चलिए, लव यू टू मेरे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से एकदम आराम से टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए किडनी के बारे में आपको बता दिए हैं, दिखा दिए बाय फिगर कि किडनी की संख्या हमारी बॉडी में कितना होता है, 2 होता है, और इसका आकार कैसा होता है, सिम के बीज की तरह। देखिए पहले समझा दिए थे ना, किडनी का आकार कैसा होता है, सिम के बीज की तरह होता है, और इसका संख्या कितना होता है, 1 जोड़ा यानी 2 होता है। चलिए उसके बाद क्या होता है, यदि वजन की बात करेंगे तो आपके किडनी का वजन औसत जो है 140 से 150 ग्राम होता है। किसी भी व्यक्ति के किडनी की वजन की हम आपसे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, औसत वजन किडनी का जो है वो 140 से कितना होता है, 150 ग्राम का होता है। पुरुषों में 125 से 170 ग्राम, और महिलाओं की बात करेंगे तो 115 से 125 ग्राम होता है। पुरुषों के किडनी का वजन कितना होता है, तो पुरुषों के किडनी का वजन जो है वो 150 से कितना, पुरुषों में आपका 125 से 170 तक होता है, और महिलाओं में 115 से 125। और किडनी का जो आवरण रहता है जिससे किडनी ढका रहता है उस आवरण को पेरिटोनियम कहा जाता है। और किडनी का सबसे मेन काम क्या होता है, यह मूत्र का उत्सर्जन करता है, यानी यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करता है। अब किडनी के बनावट की बात करेंगे, बोले थे किडनी का 2 भाग होता है, बाहर वाले को कोर्टेक्स कहा जाता है और अंदर वाले को क्या कहा, बाहर वाले भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है। अभी समझाए थे ना, आपके किडनी में जो ये बाहर वाला पार्ट्स आपको दिखता है, इस बाहर वाले पार्ट्स को कोर्टेक्स कहा जाता है, और ये जो अंदर वाला दिखता है ये वाला पार्ट्स ये आपका मेडुला कहलाता है, और बाहर वाला पार्ट्स क्या, कोरेक्स कहलाता है। इसके अंदर इस तरह की जालेदार संरचना रहती है, उसको पिरामिड कहा जाता है। आपका किडनी जो है, इस किडनी का मेन रूप से 2 पार्ट्स होता है। जो किडनी का बाहर वाला पार्ट्स है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जो अंदर वाला पार्ट्स है वो मेडुला कहलाता है। और कॉर्टेक्स के अंदर
एक जालीदार झिल्लीदार संरचना होती है, उसी को हम लोग पिरामिड के नाम से जानते हैं। लेकिन मेन कोर्टेक्स और मेडुला जो है वो आपके किडनी का सबसे प्रमुख अंग है। क्लियर हो गया। और कोर्टेक्स का कुछ भाग जो धागे जैसा संरचना रहता है, तंतुनुमा संरचना रहता है, उसी को पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब किडनी के बाहर एक नली रहती है। हम ये चीज आपको समझाए थे कि आपका किडनी जो है, देखो बाबू, ये जो आपका किडनी है इससे बाहर एक नली लगी रहती है, और यहां पर भी किडनी से बाहर क्या हो गया, एक नली है। और किडनी से बाहर जो, जैसे मान लीजिए आपका किडनी ब्लड को छान देगा, तो जब किडनी ब्लड को छान देगा तो मूत्र वहां से बाहर निकलेगा, तो ये यूरेटर के माध्यम से, इस भाग को क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। और ये यूरेटर के माध्यम से कहा जाता है, तो ब्लैडर के पास आ जाता है, और ब्लैडर के माध्यम से वो आपके बॉडी से बाहर चला जाता है। क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया कि किडनी का दो भाग हो गया, बाहर वाला कोर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। और अंदर वाले पार्ट्स में क्या होता है, एक तंतुनुमा संरचना था, उसको पिरामिड कहा जाता है। उसके बाद क्लियर हो गया कि इससे एक नली रहती है, उस नली को यूरेटर कहा जाता है। अतः मूत्र जो है या यूरिया जो है इसी यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर के पास पहुंच जाता है, और ब्लैडर के पास जब वो पहुंच जाता है तो बाबू क्या होता है, उस ब्लैडर के पास पहुंचने पर वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। वही चीज यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि रक्त जो है किडनी में प्रवेश करता है और वो उपरांत शरीर में चला जाता है, यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। कहता है जो हानिकारक पदार्थ है या जो मूत्र है वो यूरेटर के माध्यम से कहां जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है, और वहीं से वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया। मूत्र त्याग करने के द्वारा हानिकारक पदार्थ जो है यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यानी हानिकारक पदार्थ जो है वो किसके माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा के माध्यम से हानिकारक पदार्थ जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। किडनी का निर्माण एक विशिष्ट प्रकार संरचना वो नेफ्रॉन कहते हैं। हम पहले बता दिए थे कि एक एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से 20 ये 12 लाख है, नहीं बताए थे वो। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना है, 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में होता है। इसलिए किडनी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, उसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। यदि किडनी में किसी व्यक्ति को स्टोन हो जाता है या लिवर में स्टोन हो जाता है, यानी शरीर में कहीं भी यदि किसी व्यक्ति को स्टोन हो जाए तो सीधा समझ लेना कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। उसके बाद मूत्र त्याग हो गया, क्लियर हो गया, नेफ्रॉन कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। इसके बाद इसके आकार के बारे में बता दिए थे ना, 11 गुना 5 गुना 3। देखो जब किडनी समझा रहे थे उसी समय बता दिए थे, इसका आकार जो है 11 गुना 5 गुना 3 होता है। क्लियर हो गया। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख से 12 लाख। और नेफ्रॉन ही क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। यानी किडनी के बारे में जितनी भी सारी चीजें हम आपको समझाए थे वो 100% यहां पर लिखा हुआ है, और सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं बल्कि 100% आपको याद भी है। चलिए हम आज आपकी सेवा ये रोकते हैं, अगले क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, धन्यवाद।